अब मैं पूरा सिख नौजवान बन गया था। खद्दर का एक थैला खरीद कर मैंने उसमें खद्दर की चादर और कंघी साबुन और तौलिया रख लिया और अमृतसर जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैं बहुत हद तक मुतमईन था क्योंकि अब मेरा पहचाना जाना एक मुश्किल अमर था। रात के इब्तदाई लम्हों में मैं पंजाब एक्सप्रेस में सवार होकर अमृतसर की तरफ रवाना हो गया। अमृतसर मेरे लिए कोई नया और अजनबी शहर नहीं था। उस शहर के कुचाओ बाजार से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। उन दिनों सिखों की खालिस्तान की तहरीक ने इतना जोर नहीं पकड़ा था। ये अभी इब्तदाई मराहिल में थी और संत भंडरावाला अभी एक गैर मारूफ आदमी था, अगरचे उसका क़याम दरबार साहब में ही था। सिख खालिस्तान की हिमायत में बड़े पुरजोश थे। कभी कभी एक आध जुलूस भी निकाल लिया जाता था। एक किस्म का तनाव भारतीय पंजाब के सरहदी अजला में जरूर था, जिसकी वजह से अमृतसर में पुलिस की नफरी ज्यादा कर दी गई थी और इंटेलिजेंस की सरगर्मियां भी जोरों पर थी। ये बात मेरे लिए खतरे की घंटी थी, लेकिन चूंकि मैं एक सिख नौजवान के हुलिये में था इसलिए ज्यादा परेशान नहीं था। हाँ, मुझे चौकस रहने की जरूरत थी। पंजाब एक्सप्रेस मुंह अंधेरे अमृतसर रेलवे स्टेशन के यार्ड में दाखिल हो गई। अमृतसर के आसमान पर बादल छाए हुए थे। खुशगवार हवा चल रही थी। सितंबर के आखिरी दिन थे। रात को ठंड हो जाती थी, सिर्फ धूप में गर्मी बाकी रह गई थी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत मैंने अपने दिमाग में तय कर रखा था। ट्रेन अमृतसर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकी तो थर्ड क्लास के डिब्बे से मैं बाहर आ गया। स्टेशन से निकलकर मैं तांगे में बैठा और टाउन हॉल के पास खोती अहाते में आकर उतर गया, जहां से मैं पैदल ही दरबार साहब यानी सिखों के सबसे बड़े गुरु स्थान सूरन मंदिर की तरफ चल दिया। करमू ड्योढ़ी और दर्शनी ड्योढ़ी में से होता हुआ मैं बाजार माई सेवा में आ गया। ये अमृतसर के गुंजानाबाद बाजार थे, जहाँ ज्यादातर कपड़े और अनाज की दुकानें थीं जो अभी खुली नहीं थी। कई बंद दुकानों के बाहर दरवाजों के पास मैंने पत्तों में लिपटे रतन जो के फूल देखे। ये फूल दुकानदार सिख और हिंदू गुरु साहिबान और कृष्ण जी की फ्रेम में लगी हुई तस्वीरों पर डाला करते हैं। दरबार साहब के करीब काफी रौनक थी। सिख होश के पानी से पाँव धोने के बाद दरबार साहब माथा टेकने जा रहे थे। इनमें औरतें और बच्चे भी थे। मैं जानता था कि धन्ना सिंह ग्रंथी दरबार साहब में ही होगा, मगर मैं अभी उससे नहीं मिलना चाहता था। मेरी मंजिल फिलहाल गुरु रामदास की सराय थी जो दरबार साहब के पहलू में थी। मैं गलियों बाजारों से गुजरकर गुरु रामदास की सराय में आ गया, जहाँ बाहर से आए हुए सिख यात्री ठहरा करते हैं और उन्हें खाना लंगर से मुफ्त मिलता है। लंगर पास ही बाबा टली की इमारत में लगा हुआ था। मैं सराय के हॉल कमरे में आकर कोने में बैठ गया और अपने मंसूबे पर असर नौ गौर करने लगा। सराय सिखों से भरी हुई थी। जगह जगह बिस्तर लगे थे। कोई सिख बिछोने पर बैठा बाल खोले कंघी कर रहा था। कोई छत के पंखे के नीचे बैठा अपनी दाढ़ी के बालों को मरोड़ मरोड़ कर उसे ऊपर को चढ़ा रहा था। एक सिख औरत ग्लास में चाय डालकर अपने बूढ़े बाप या शायद ससुर को दे रही थी। मैं हॉल से बाहर निकलकर सराय के मैनेजर से मिला जो कि एक नौजवान सिख था। मैंने उसे अपना नाम जोगिंदर सिंह बताते हुए कहा कि मैं नागपुर से गुरु स्थान माथा टेकने आया हूँ। कुछ रोज सराय में ठहरूंगा। गुरु की नगरी के दूसरे गुरुद्वारों की भी यात्रा करना चाहता हूँ। उसने मुझसे 10 रुपए लेकर मुझे एक रसीद दी और कहा कि हॉल कमरे में अपना बिस्तर लगा सकता हूँ। मेरे पास बिस्तर नहीं था और मौसम चूंकि अभी सर्द नहीं हुआ था, इसलिए मुझे बिस्तर की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा कि मैं बिस्तर साथ नहीं लाया। वो बोला बिस्तर के 5 रुपए अलग होंगे। मैं किसी सिख के बिस्तर पर नहीं सोना चाहता था, इसलिए नहीं कि मैं सिखों से नफरत करता हूँ, वो भी खुदा के बनाए हुए इंसान हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि एक गंदे बिस्तर पर ना सोने का मुझे पूरा हक हासिल था। मगर ये बात मैं सराय के सिख मैनेजर से नहीं कह सकता था। मैंने 5 रुपए बिस्तर के भी अदा कर दिए। सराय के एक नौकर ने हॉल के एक कोने में खाली जगह देखकर मेरा बिस्तर लगा दिया। पंजाबी मेरी मादरी जबान थी। एक सहूलत मुझे ये भी हासिल थी कि मैं गुरमुखी लिख पढ़ लेता था। सराय के गौसल खाने में मैंने गौसल किया, पगड़ी को अच्छी तरह से बांधा, दाढ़ी के बालों को चाली में लपेटा और बाजार माई सेवा में आ गया। अब हिंदू की दुकान पर मैंने चाय पी, मक्खन बंद का नाश्ता किया और दरबार साहब की तरफ चल पड़ा। बाजार माई सेवा में सिखों की ऐसी बेशुमार दुकानें हैं जहां से आपको सिक्खी के बारे में तकरीबन सारा लिटरेचर और धर्मी लवाजमात मिल जाते हैं। एक दुकान से मैंने ग्रंथ साहब के 2 अध्यायों का गटका और एक गरनाम की जोई माला खरीदी। अब मैं पूरा सिख बना दरबार साहब के चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर होज के पास उतर गया, जहां जूतियां उतार कर जूतियां रखने वाले सिख को देकर ठुकन लिया। होज के पानी से पांव धोए और दूसरी जानिब की संगमरमर की सीढ़ियां उतर कर दरबार साहब में दाखिल हो गया। दरबार साहब एक बहुत बड़े तालाब के वस्त में बना हुआ है। तालाब के किनारे कई सिख स्नान कर रहे थे। सिख औरतें, मर्द और बच्चे माथा टेकते गुरबानी का विरद करते चले जा रहे थे। मैंने भी गुरबानी का विरद शुरू कर दिया। अकाल तख्त की एक मंजिला इमारत के बाहर 2 सिख तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। अकाल तख्त की संगमरमर की 12 दरी नुमा कदीम इमारत दरबार साहब में दाखिल होते ही दाहिनी जानिब थी। उस इमारत में सिखों के गुरु साहिबान की ज़ियारतें थीं। रंजीत सिंह का ताज, तलवार और हीरे जवाहरात भी जहाँ रखे हैं। यही वो इमारत है जिसको भारतीय फौज ने दरबार साहब पर हमला करते वक्त अपना खुसूसी निशाना बनाया था।
क्योंकि इसी अकाल तख्त की इमारत के तहखाने में भंडरावाला अपने इनकलाबी साथियों के हमरा मुकीम था। हर सिख दरबार साहब के सूरन मंदिर के दरवाजे में दाखिल होते वक्त दहलीज पर माथा नहीं टेकता। ऐसा सिर्फ सिखों का एक फिरका ही करता है। मजहबी सिख दहलीज पर माथा नहीं टेकते, वो सूरन मंदिर में जाकर सिर्फ ग्रंथ साहब यानी सिखों की दीनी किताब के आगे सजदा करते हैं। चुनाचे इस फिरके का फायदा उठाते हुए मैं भी सूरन मंदिर की दहलीज पर माथा टेकने से बच गया। संगमरमर की फर्श वाली रवेश तालाब के वस्त में से होती हुई सूरन मंदिर को चली गई थी। सूरन मंदिर, जिसको दरबार साहब का स्थान भी कहते हैं, एक चौकोर बारादरी से जिसके अंदर मुनक्कश छत के नीचे एक ऊंचे स्थान पर बहुत बड़ा ग्रंथ खुला रखा था। एक सिख ग्रंथी पीछे बैठा मोरछल हिलाते हुए गुरबानी का पाठ करता रहता है। धन्ना सिंह ग्रंथी की भी यही ड्यूटी होनी चाहिए थी। मशरकी पंजाब में सिख ग्रंथियों का खानदान पुश्त दर पुश्त चला रहा है। मेरा ख्याल था कि दरबार साहब का एक ही ग्रंथी होगा, मगर वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि दिन का ग्रंथी अलग और रात का ग्रंथी कोई दूसरा सिख होता है। यह इत्तला मुझे हिंदू नौजवान ने दी थी, जो सर पर रुमाल बांधे मेरे पास ही दो जानू बैठा शब्द कीर्तन सुन रहा था। उस हिंदू से मैंने ये सवाल इसलिए किया कि मैं जिस ग्रंथी को ग्रंथ साहब के पीछे पीछे मोरछल हिलाते देख रहा था, वो एक तो बहुत बूढ़ा था, दूसरे उसके चेहरे से पाकीज़गी और शराफत टपक रही थी। ऐसा ग्रंथी किसी दूसरे शहर में जाकर बुर्दा फरोशों से लड़की खरीद कर नहीं ला सकता था। मेरा कयास दुरुस्त निकला। यह धन्ना सिंह नहीं था। मैंने हिंदू नौजवान से कहा, भ्राता जी, मैं नागपुर से आया हूँ, मुझे धन्ना सिंह ग्रंथी से मिलना है, क्या वो इसी जगह होता है? हिंदू नौजवान ने कंधे उचकाते हुए कहा, इस बारे में सरदार जी मैं कुछ नहीं जानता। आप शब्द कीर्तन के बाद किसी सिख सेवादार से पूछें। शब्द कीर्तन खत्म हुआ तो मैं उठकर सूरन मंदिर के कमरे से बाहर आ गया। पता करते करते सेवादार के पास पहुंचा और उससे धन्ना सिंह ग्रंथी के बारे में पूछा कि वो सूरन मंदिर में कब आते हैं। सेवादार ने बताया कि वो रात 9 बजे आते हैं और फिर सुबह तक गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं। बातों ही बातों में भोले भाले उधेड़ उम्र सिख सेवादार से मैंने धन्ना सिंह ग्रंथी के बारे में ये भी मालूम कर लिया कि उसके बाप का नाम मिल्खा सिंह ग्रंथी था और वो 20 बरस तक हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारे अकाल साहब में ग्रंथी के फराइज अंजाम देता रहा है। उसका मकान बाजार माई सेवा की एक गली में था। सिख बुनियादी तौर पर सादा दिल और अच्छे लोग होते हैं। चूंकि जंगजू मार्शल कौम है, इसलिए सियासतकारियां और चालाकियां बिल्कुल नहीं जानते। यही वजह थी कि मुझे सिख सेवादार से धन्ना सिंह के मुतालिक बहुत सी मुफीद मालूमात मुहैया हो गई थी, लेकिन एक बात का इल्म नहीं हो सका था कि धन्ना सिंह ने सोनिया को कहाँ रखा हुआ है। सेवादार की जबानी यही इल्म हुआ कि धन्ना सिंह बड़ा मजहबी और शरीफ सिख है, चाय तक नहीं पीता, बीवी बच्चों के साथ बड़ी जिम्मेदाराना जिंदगी बसर कर रहा है। घर से दरबार साहब आता है और वहां से सीधा घर जाकर सो जाता है। कभी कभी शहर से बाहर दिल्ली की तरफ जाता है, क्योंकि उसने छोटा मोटा जुराबों, बनियान और किताबानों का कारोबार भी शुरू कर रखा है। मैं सराय गुरु रामदास में आ गया। धन्ना सिंह को मैं रात 9 बजे से पहले नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो 9 बजे के बाद ही दरबार साहब अपनी ड्यूटी पर आता था। सोचा कि क्यों ना उसके घर जाकर उससे मुलाकात की जाए, यूं सोनिया के बारे में भी कोई ना कोई सुराग मिल सकता था। चुनाचे मैं सराय से निकलकर बाजार माई सेवा में आ गया। उस वक्त दिन के 11 सवा 11 बजे का वक्त था। ख्याल जरूर आया कि धन्ना सिंह ग्रंथी सारी रात दरबार साहब में गुरबानी का पाठ करने के बाद अब शायद सो रहा हो, लेकिन मैंने वापस सराय में जाना पसंद न किया। बाजार माई सेवा के एक दुकानदार ने मुझे धन्ना सिंह के मकान वाली गली का रास्ता बताया और थोड़ी देर बाद मैं धन्ना सिंह ग्रंथी के 3 मंजिला मकान के बाहर खड़ा था। मकान पुराना और कदरे बोसीदा था। मकान के दरवाजे पर गुरमुखी में लिखी हुई धन्ना सिंह ग्रंथी की प्लेट लगी हुई थी। घंटी का बटन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दरवाजे पर लटकती कुंडी खड़खड़ाई। ऊपर से एक सिख लड़की ने झांक कर पूछा, क्या बात है? ये एक पंजाबी सिख लड़की ही पूछ सकती थी। मैंने हाथ बांध कर सत श्री अकाल बुलाया और कहा कि ग्रंथी साहब घर पर ही हैं। सिख लड़की कोई जवाब दिए बगैर खिड़की से पीछे हट गई। मैं गुमगू की हालत में बंद दरवाजे के बाहर तंग गली में कोई 3-4 मिनट तक खड़ा रहा। फिर किसी ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। एक 16-17 साल का सिख लड़का नमूदार हुआ। उसने टी-शर्ट और पतलून पहन रखी थी। बोला, किससे मिलना है? मेरे हाथ में तस्बीह थी। मैंने हाथ जोड़कर सत श्री अकाल बुलाया और कहा कि मैं ग्रंथी जी से मिलने नागपुर से आया हूँ। वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक दरमियानी उम्र का मोटी तोंद वाला भारी भरकम ऊंचा लंबा सिख हाथ में तस्बीह थामे वाहे गुरु करता दरवाजे में आया। उसने बालों का सर पर जूड़ा बना रखा था। जिस्म पर बनियान थी। नीचे तहमद बांध रखा था। दाढ़ी में कहीं कहीं सफेद बाल नजर आ रहे थे। आंखों में हल्के थे जो उसकी मस्तियों की तरफ इशारा कर रहे थे। अगरचे उसके हाथ में तस्बीह थी और मुंह में गुरु की बानी थी, मगर उसका चेहरा एक अय्याश सिख का चेहरा था।
मैंने सत श्री अकाल कहते हुए उसके घुटनों को हाथ लगाया और कहा, महाराज जी आपको बड़ी जहमत दी, मैं नागपुर से आया हूँ, मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। मेरे पिताजी आपके पिता मिल्खा सिंह जी के दोस्त हैं और हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारे अकाल साहब में उनसे मिला करते थे। आप धन्ना सिंह जी ग्रंथी है ना? वो सिख मुस्कुराया, बोला, अंदर आ जाओ सरदार जी, बाहर क्यों खड़े हो? मैं धन्ना सिंह ग्रंथी ही हूँ, मेरे पिताजी गुरुद्वारा अकाल साहब के ग्रंथी थे, आओ अंदर आ जाओ। उसने मुझे बैठक में बिठा दिया। एक पलंग बिछा था, 2 पुरानी कुर्सियां और एक मामूली सी मेज रखी थी। दीवार पर गुरु साहिबान की तस्वीरें फ्रेम में लगी थीं। पंखा चल रहा था। उसने मेरे लिए बाजार से लस्सी मंगवाई और मेरे फर्जी बाप के बारे में पूछने लगा। मैंने घड़ी घड़ाई कहानी उसे सुना दी और बताया कि मेरी पैदाइश नागपुर में हुई थी। पिताजी आपके पिताजी की अक्सर बातें करते थे। मरते वक्त मुझे कहा कि कभी अमृतसर जाओ तो मेरे दोस्त के बेटे धन्ना सिंह ग्रंथी से जरूर मिलना। फिर उनका देहांत हो गया जी। मैं अफ्रीका चला गया अपने चचा के साथ। 1 महीना हुआ अफ्रीका से वापस नागपुर आया तो सोचा दरबार साहब के दर्शन करूं, माथा टेकूं और आपसे मिल भी लूं ताकि मेरे स्वर्गीय पिताजी की इच्छा का पालन हो। धन्ना सिंह मुझे गौर से आंखें जरा सी सुकेड़ कर देख रहा था। किसी वक्त मुझे लगता कि ये सादा दिल आदमी है और उसने मेरी एक एक बात पर यकीन कर लिया है। किसी वक्त महसूस होता कि यह शख्स इंतहाई काया है और इसने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। मगर मैंने अपनी अदाकारी जारी रखी। जब मैंने उसे बताया कि गुरु जी की सराय में ठहरा हुआ हूँ तो उसने मुझे अपने घर में उठकर आने के लिए बिल्कुल न कहा। बस जरा जरा मुस्कुराते हुए आंखें सुकेड़ते मेरी तरफ तकता रहा। फिर बोला, भोजन खाकर जाना जोगिंदर सैया जी। दोपहर का खाना उसने मेरे साथ ही खाया। सब्जियां, दही और चटनी और फुलके थे। उसकी बेटी जनी वही सिख लड़की जिसने खिड़की में से नीचे झांक कर मुझे देखा था, भोजन लगा रही थी। उसका नाम जीत कौर था। नौजवान लड़की थी, चेहरे पर वक़ार और हुज्जताई थी। मेरी तरफ बिला वजह तवज्जो नहीं दे रही थी। इस घर में कोई ऐसी पुरस्रार शय नजर नहीं आई जिससे मेरा ख्याल उस अमर की तरफ जाता कि यह सिख औरंगाबाद के बदमाश पुजारी प्रभाकर से सोनिया को खरीद लाया है। सीधा सादा शरीफ सिख घराना था। धन्ना सिंह की बीवी भी आम हुलिये की कम गो उधेड़ उम्र सिख औरत थी जिसने गले में किरपान डाल रखी थी। किरपान उसकी बेटी जीत कौर के गले में भी था। भोजन के बाद रात को दरबार साहब में आने का कहकर चलने लगा तो धन्ना सिंह दांतों को तीली से कुरेदते हुए बोला, अभी कितनी देर ठहरोगी अमृतसर में? ये शख्स नहीं चाहता था कि मैं ज्यादा देर उसके इर्द गिर्द ठहरूं। मैंने कहा, महाराज जी, गुरु की नगरी के सारे गुरुद्वारों की यात्रा करने के बाद वापस नागपुर चला जाऊंगा। उसने हाथ बांध कर सत श्री अकाल कहा, गोया मुझे जाने की इजाजत दे रहा था। मैंने भी ये सत श्री अकाल बुलाया और सर झुकाए हुए एक इंतहाई शरीफ नफ्स सिख की तरह गली में से गुजर कर बाजार में आ गया। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि मैं सोनिया का सुराख कैसे और क्यों कर लगाऊं। एक बात साफ जाहिर थी कि अगर सोनिया उस ग्रंथी धन्ना सिंह के पास है तो फिर उसने उसे अपने घर में नहीं रखा हुआ बल्कि किसी दूसरी जगह डाल रखा है। इस सोच में मैं गुरु रामदास की सराय में वापस आकर हॉल कमरे के कोने में अपने बिछोने पर लेट गया, जहां बाहर की निस्बत ठंडक थी। सारे पंखे चल रहे थे। आसमान पर बादल छाए थे जिसकी वजह से हब्स हो रहा था। रात भर का सफर का थका हुआ था। मुझे नींद आ गई और शाम तक सोया रहा। शाम को उठकर स्नान किया, बाहर जाकर खद्दर के कुर्ते पाजामे का एक और जोड़ा खरीदा और सराय के लंगर में दाल रोटी खाई। जब रात के 8 बज गए तो मैं सराय से निकलकर बाजार माई सेवा से होता हुआ दरबार साहब में आ गया। मैं दरबार साहब के अंदर जाने की बजाय चबूतरे की एक जानी बेरी के पुराने दरख्त की ओट में एक जगह ईंटों के थड़े पर बैठ गया। बाजार दूर तक मेरे सामने था। दुकानें खुली थी। बाजार में रोशनी हो रही थी। धन्ना सिंह ग्रंथी रात के 9 बजे आता था। मुझे उसने भी यही बताया था। मेरे तजस्सुस ने मुझे वहां दरख्त की ओट में बिठा रखा था। मैं धन्ना सिंह ग्रंथी को बाजार से आते हुए देखना चाहता था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। कुछ देर बाद मैंने एक सूट बूट वाले सिख से वक्त पूछा। 9 बजने में 2 मिनट बाकी थे। कोई 10 मिनट बाद मैंने दूर से धन्ना सिंह को आते देखा। उसने सफेद पगड़ी और सफेद लिबास पहन रखा था। हाथ में तस्बीह थी और बड़े दीनदार और परहेजगार सिख महंत की तरह 90 तुले सीधे कदम उठाता चला रहा था। उसके पीछे पीछे एक दूसरा सिख भी आ रहा था। दरबार साहब के जीने के पास आकर धन्ना सिंह रुक गया। उसने अपने पीछे आने वाले सिख की तरफ मुतवज्जे होकर कुछ कहा। यह सिख जवान चौड़ा चकला था। उसने धन्ना सिंह की बात सुनकर आहिस्ता से सर हिलाया और अपनी जगह पर अदब से खड़ा रहा। धन्ना सिंह ग्रंथी ने कुर्ते की जेब में से अपना बटवा निकाल कर खोला। उसमें से कुछ नोट निकाल कर सिख जवान को दिए और वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह बुलाता दरबार साहब के चबूतरे पर आ गया। मैं उसकी निगाहों से ओझल था और उस जवान सिख को देख रहा था जो धन्ना सिंह से रुपए लेकर बाजार में चला जा रहा था। मैं उस सिख का पीछा करना चाहता था। धन्ना सिंह ग्रंथी से मैं फिर भी मिल सकता था। वो तो सारी रात दरबार साहब में ही रहेगा। मैं दरबार साहब के चबूतरे से उतरकर बाजार में आ गया और धन्ना सिंह के साथ ही सिख के पीछे पीछे कुछ मुनासिब फासला रख कर चलने लगा। बाजार रोशन था। मेरी निगाह सिख पर थी। माई सेवा के बाजार से गुजरकर वो दर्शनी ड्योढ़ी की तरफ मुड़ गया। मैं बराबर उसका ताकुब कर रहा था। दर्शनी ड्योढ़ी से वो कर्मों की ड्योढ़ी में से होता हुआ घी मंडी की तरफ आ गया।
यहाँ आगे चाटी वेंद का दरवाजा था। ये अमृतसर शहर का एक दरवाजा था। उसके बाहर शहर का खुला इलाका शुरू हो जाता है। सामने एक पतली सड़क रजफोला सिंह के गुरुद्वारे के आगे से गुजरती जीटी रोड की तरफ चली गई थी। दाएं जानिब एक कच्ची सड़क अमरूद और लोकाट के बागों की तरफ उतरती थी, जहाँ पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था। यहाँ अब सिखों ने कब्रों को मसमार करके एक बस्ती बसा ली थी।